हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो हम एमसीसी काउंसलिंग की स्टेटस पे बात करेंगे, अपडेट्स पे बात करेंगे। साथ में हरियाणा काउंसलिंग को लेकर के बात करेंगे कि हरियाणा इज द ओनली स्टेट जिसने अभी चॉइस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट कर दी है। क्यों की है ये पूरी की पूरी काउंसलिंग, किस वजह से रुकी हुई है, ये तो ऑलमोस्ट हमने पहले भी डिस्कशन किया, बट एक बार फिर से ज़रूर देख लेंगे। और काउंसलिंग अब जो है वो कब से स्टार्ट हो सकती है, अभी तक कुछ भी ऑर्डर जो स्केड्यूल है वो नहीं आई है। तो इन सभी पर बात करेंगे और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इस बार ये चीज़ें जो हो रही है, जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, इतनी डिले हो रही है काउंसलिंग, और इस वजह से हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स की जो राउंड वन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो चुकी है। एमसीसी की अभी आगे चॉइस फिलिंग की डेट नहीं आई है, स्केड्यूल नहीं है। तो ये जो भी चीजें चल रही है, इससे कितना बड़ा लॉस स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा और कितने मास लेवल पे वो लॉस उठाना पड़ेगा, ये ये ना तो अथॉरिटी इस बात को समझ पा रही है और ना ही शायद स्टूडेंट या उनके पेरेंट का इस पर ध्यान जा रहा है। तो इन सभी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो स्टेटस की बात कर लेते हैं कि एमसीसी काउंसलिंग की स्केड्यूल अभी तक नहीं आई है, ऐसा हम सभी को पता है। जो एक लीक्ड या फेक, अब उसको हम फेक बोल सकते हैं, वो जो फेक स्केड्यूल थी उसके अकॉर्डिंग 20th तक राउंड वन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन ओवर होनी थी। दैट इज जो राउंड वन काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन थी एमसीसी की, दैट was according to that schedule was going to end on 20th of October। 20th मीन्स 20 अक्टूबर, 28 नहीं, 20 अक्टूबर। तो हुआ क्या कि कल जब कुछ ग्लिच आने की वजह से रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो गई थी एमसीसी पोर्टल पे, और उसके बाद से स्टूडेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए कि कहीं ना कहीं अब 21 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। हालांकि वो ग्लिच आई थी, इस वजह से रजिस्ट्रेशन पोर्टल को क्लोज किया गया था। अब आप चेक करोगे तो वापस से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गई है, और जो चॉइस फिलिंग है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डरे हुए हैं कि हमने अपनी रजिस्ट्रेशन तो कर दी है, बट हमने अपनी सिक्योरिटी चार्जेस और हमने जो आगे की चार्जेस जो है गवर्नमेंट के लिए या डीम्ड के लिए, वो चार्जेस पे नहीं की है। तो उस वजह से स्टूडेंट डरे हुए थे कि ये कैसे हो सकता है, हम अगर, क्योंकि अगर सिक्योरिटी चार्जेस हम पे नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट काफ़ी डरे हुए थे। बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि कभी भी इस तरीके से रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं हो सकती बिना इन्फॉर्म किए, बिना लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्केड्यूल आए, बिना लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिए हुए। इस तरीके से अथॉरिटी कभी भी रजिस्ट्रेशन को क्लोज नहीं कर सकती है और चॉइस फिलिंग को स्टार्ट नहीं कर सकती है। सो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से अभी ओपन हो गई है, बट चॉइस फिलिंग अभी भी होल्ड पे है। अब जो चीज़ें आ रही है वो एमसीसी के तरफ, एमसीसी के एमसीसी के इस पे जो इंक्वायरी नंबर है उस पर आप कॉल करोगे, कॉल सेंटर पे कॉल करोगे तो यू विल, वहाँ से भी जो आपको डिटेल्स मिलेगी ना, वो कुछ क्लैरिफाइड डिटेल्स नहीं है, उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। इवन दे आर नॉट श्योर कि काउंसलिंग की डेट जो है वो एक दो दिन में आएगी या कम आएगी। देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि काउंसलिंग अब जो है मोस्टली जो है इस मंथ के एंड तक स्टार्ट हो सकती है, मतलब अक्टूबर के एंड तक स्टार्ट हो सकती है। एंड एज यूजुअल हम पहले से ये चीज़ें डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि काउंसलिंग किस वजह से रुकी है। वजह जो है वो हमें पता है कि कहीं ना कहीं मार्क्स रिलीज ना करने की वजह से स्टेट अथॉरिटीज़ जो इन सर्विस कैंडिडेट्स को इंसेंटिव मार्क्स 10%, 20% या 30% प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई जो है उनके सामने क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। ऑब्वियसली अब ये कोर्ट के ऊपर में डिपेंड करेगा, जो कि 25th को कोर्ट केस है कि मार्क्स रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट, एमसीसी, एनबीई आर एडमेंट on not providing the marks for NEET PG 2024 एग्जाम। सो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अड़िग है, एडमेंट है कि वो मार्क्स प्रोवाइड नहीं करेगी। सो अभी इन बातों का फैसला जो है वो कोर्ट में ही होगा। और ऑब्वियसली जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जब तक मार्क्स नहीं आएगी या कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक हम इस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। तो ये करंट सिनेरियो है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एंड लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से जो है वो हो सकता है काउंसलिंग फिर स्टार्ट हो। अब आते हैं, ये जो सारी चीजें हो रही है, एमसीसी की काउंसलिंग डिले हो रही है, उससे पहले हाँ, जो है रजिस्ट्रेशन, स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन ओपन हुई, क्लोज हुई, एक्सटेंड हुई, देन क्लोज हुई, देन एक्सटेंड हुई, और अब जाकर के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की राउंड वन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई है। प्लस बहुत सारे रूल्स स्टेट लेवल पे चेंज हुए, बहुत सारे स्टेट्स है जिनमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन लाया गया। इन सभी चीजों की वजह से ना
इन सब का एक नेगेटिव, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट के ऊपर में पड़ेगा। अथॉरिटी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अथॉरिटी ने डिले किया काउंसलिंग को, वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में एमसीसी की स्केड्यूल पब्लिश कर देंगे। बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स जिनके सामने ये क्लैरिटी नहीं है कि हमें एमसीसी काउंसलिंग के अलावा स्टेट काउंसलिंग्स में भी तो हम अप्लाई हमको करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स को काउंसलिंग को समझने में ही एक राउंड निकल जाते हैं। राउंड 1 जो है वो समझने में ही निकल जाती है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये समझते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। उनका इस क्वेश्चन से जो मेरे पास क्वेरी आती है कि सर अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इस क्वेरी का मतलब ये है कि वो एमसीसी काउंसलिंग को ही अपनी काउंसलिंग समझ रहे हैं। उनको नहीं पता है कि स्टेट काउंसलिंग भी होती है और स्टेट काउंसलिंग में भी जो अलग अलग स्टेट है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि स्टूडेंट के सामने ये भी बात अभी तक क्लियर नहीं है कि स्टेट काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। एमसीसी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, उसकी आगे की स्केड्यूल नहीं आई है, बट स्टेट्स की तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन ओपन होकर के क्लोज हो चुकी है। तो अगर आप तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राउंड 1 जो होती है ना, वो स्टूडेंट को ये समझने में निकल जाती है कि हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैं इस साल की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस है 2023 की, 2022 की, 2021 की या उससे पहले की जितने जो भी एक्सपीरियंस है उन सभी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट को लग रहा है कि काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट एट द सेम टाइम उनको ये बात मालूम नहीं है कि स्टेट काउंसलिंग में भी हम अप्लाई कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है। और क्योंकि इस बार रूल आई है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो सिर्फ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अलाउ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अगर उन स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन नहीं होती है तो वो स्टूडेंट जिनको जो स्टेट में अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया ये सोचकर कि अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि एमसीसी काउंसलिंग ही मेन काउंसलिंग है, उनको संभलने का ही मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोबारा तो रजिस्ट्रेशन उनके लिए ओपन नहीं होगी। ओपन होगी तो सिर्फ रिवाइज कट ऑफ के लिए रजिस्ट्रेशन होगी, ओपन होगी। और जब तक उनको ये बात रियलाइज होगी कि हमको स्टेट में भी अप्लाई करना चाहिए, तब तक जो है वो इन स्टेट्स में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे जहां पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन रखी गई है। अब इसका लॉस जो है ना स्टूडेंट को किस किस तरीके से उठाना पड़ेगा और कितने मास नंबर्स को उठाना पड़ेगा, ये आप सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली सिनेरियो हमने ली है उन स्टूडेंट्स की जिसने हैव नॉट डन रजिस्ट्रेशन ऑन मल्टीपल स्टेट्स, जो बजट को लेकर के अभी कंस्ट्रेंट है। देखिए, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। स्टूडेंट, उनके पेरेंट चाहते हैं पहले कि सस्ते से सस्ते कॉलेज में मिल जाए, उसके बाद जब उनको ये फील होता है कि चलो ठीक है, सस्ते कॉलेज में अगर नहीं मिल रही तो हमें हमारी ड्रीम ब्रांच अगर 2-4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे करके भी, फीस में ज्यादा दे करके भी हमको मिलती है तो हम को लेनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राउंड 1 में कम फीस में कॉलेज लेने के वजह से स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं स्टेट में अप्लाई करते हैं जिनकी फीस कम है। जैसे कि कम फीस हमारे पास किसमें है? आंध्रा में है, कर्नाटका में है ना। कुछ एमपी में भी मान सकते हैं 17 लाख की फीस है, और पंजाब में भी 6 लाख की फीस है। तो वैसे स्टूडेंट जो ये 3-4 स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने क्लैरिटी नहीं है कि उनको गारंटी नहीं है कि उनको इन स्टेट में मिलेगी ही नहीं मिलेगी। क्योंकि पंजाब का सीन क्या है कि अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो, पंजाब के नहीं हो, तो पंजाब में आपको नहीं मिलेगी। एमपी का क्या है कि प्रायोरिटी आपको एमपी वाले स्टूडेंट को दी जाएगी, सीट बचेगी तो बाहर वाले को दी जाएगी, जिसमें कि अपर क्लिनिकल नहीं मिलेगी। कर्नाटका क्या है, 12 लाख की फीस के लिए लोग कर्नाटका जाते हैं और आंध्रा 10 लाख की फीस के लिए जाते हैं। अब एक बात बताओ आप मुझे, एक सिनेरियो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मेरी रैंक 30,000 है, मुझे ऑर्थो चाहिए। तो लास्ट ईयर की अगर मैंने कट ऑफ देखी कर्नाटका की तो मुझे मिल रही है। अब मैं ये सोच के बैठा हूं कि मुझे कर्नाटका मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर वो 33,000 रैंक पे या 34,000 रैंक पे गई है और मेरी 30,000 रैंक है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ के अकॉर्डिंग मुझे कर्नाटका में ऑर्थो मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ कर्नाटका के अलावा मैंने क्या किया, आंध्रा भी अप्लाई किया हुआ है। मैं सोच के बैठा हूं कि मुझे मिल जाएगी, लेकिन ये 33,000 या 34,000 रैंक पे लास्ट ईयर 12 लाख 50,000 फीस वाली कर्नाटका की जो ऑर्थो मिली, वो क्यों मिली? क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन दूसरे स्टेट और ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस का भी था। ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस का ऑप्शन मतलब क्या
कि ऑल इंडिया कोटे में भी अंडर 30 लाख, मतलब कलिंगा हो गई, सम्स हो गई, बहुत सारे कॉलेजेस थे जिनकी फीस 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, 30 लाख, और वो टॉप टॉप के कॉलेजेस थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि इन कॉलेजेस जो अंडर 30 वाले कॉलेजेस थे वो बढ़ करके 35-40 लाख उनकी फीस हो चुकी है डीम्ड में। तो जब इनकी ये जो फीस बढ़ी, तो ये जो न्यू फीस आई है, ये फीस इन जो स्टूडेंट्स लिया करते थे उनके बजट से बाहर हो गई। अब जब बाहर हो गई तो ऑब्वियसली वो देखेंगे कि हमें सस्ती कहाँ मिल रही है। तो जब फीस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसका जो प्रेशर है वो कर्नाटक के 12 लाख फीस वाले कॉलेजेस पे पड़ेगी। तो जो कट ऑफ 33,000 तक, 34,000 तक ऑर्थो लास्ट ईयर मिली थी, वो क्या इस बार मिलेगी? नहीं मिलेगी। और आपने सिर्फ 2-3 स्टेट का ही अप्लाई करके रखा जिसकी कम फीस है। अब अगर आपके पास फीस है भी, राउंड 1 काउंसलिंग खत्म होगी, आपको समझ में आएगा कि आपको सीट नहीं मिली। अब अगर आपका बजट 21 लाख, 22 लाख का भी है, तो भी आपको सीट मिलनी जो है कहीं ना कहीं अच्छी सीट मिलनी मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिस स्टेट की फीस 22 लाख है, उस स्टेट में तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और वो आपने राउंड 1 में किया नहीं। अब आप राउंड 2 में उस स्टेट में जा नहीं सकते हो। तो अब आप जा नहीं सकते हो तो मतलब कि या तो आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वजह से कुछ कुछ स्टेट में ही अप्लाई किए, तो या तो आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, या तो उस स्टेट में जो महंगी फीस है उसमें आपको जाना पड़ेगा। अब उस स्टेट में कर्नाटक की महंगी फीस को अगर हम देखें तो वो फिर सीधा 40 लाख की फीस है। तो कहाँ 12 लाख की फीस को आप टारगेट कर रहे थे, कहाँ आप 40 लाख की फीस को आकर के आप, या 35 लाख की फीस को, या 33 लाख की फीस पे आकर के आप ले रहे हो। बीच का जो ऑप्शन है 12 टू 33, 34 लाख ऑप्शन जो थे दूसरे स्टेट्स के, वो ऑप्शन आपके हाथ से चले गए। तो ये सबसे पहला लॉस है। दूसरा लॉस क्या है? हैव डन रजिस्ट्रेशन ऑन मल्टीपल स्टेट। बहुत सारे स्टेट में अभी जो क्वालिफाई हैं, धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन आती गई, स्टूडेंट मल्टीपल स्टेट्स में करते गए। किसी ने 4 स्टेट में किया, किसी ने 5 स्टेट में किया, है ना। ये सेकंड सिनेरियो है। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको किसी भी स्टेट में सीट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको रेडियो चाहिए, डर्मा चाहिए, मेडिसिन चाहिए, अपर क्लिनिकल ब्रांचेस सभी को चाहिए, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए और आपको जो जिस स्टेट में आपने किया, जिन भी स्टेट में किया, उसमें राउंड 1 में आपको नहीं मिली, आपको राउंड 2 में मिलेगी। अब जब राउंड 1 में आपको नहीं मिली तो राउंड 2 में आपने 3-4 जगह जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट पे की, 2-2 लाख करके आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे की, और कुछ कुछ स्टेट में तो 5-5 लाख की भी सिक्योरिटी है। अब सेकेंड राउंड में आपको 2-3 जगह या 4 जगह आपको सीट मिल जाती, तो सीट तो आप एक ही लोगे। जब आप सीट एक ही लोगे तो आपकी वो वाली 2 लाख रुपए जिस स्टेट में आपने सीट ली, वो 2 लाख रुपए जो आपने सिक्योरिटी पे किया, वो तो आप बचा लोगे। लेकिन बाकी स्टेट्स में जो 2-2 लाख रुपए आपके लगे हैं, वो तो आपकी फॉर्फिट हो जाएगी, क्योंकि राउंड 2 से फॉर्फिचर रूल आती है। तो ऐसे करते हुए आपने दूसरा अपना फाइनेंशियल लॉस कर लिया, कि जो चीज आपका 2 लाख रुपए में काम हो सकता था, उसके लिए आपने 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए लगा दिए, जिसमें 6 लाख 8 लाख रुपए जो है वो आपके लॉस हो गए। तो ये दूसरा लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। तो इस तरीके से जो है, अच्छा एक सबसे बड़ी बात क्या है ना, इन सभी चीजों में आपकी कोई गलती नहीं है। ये स्टूडेंट आप रिलेट करके देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूं कि आपकी रिक्वायरमेंट हर बार, किसी की भी रिक्वायरमेंट इसी तरीके से रहती है, और ये रिक्वायरमेंट हर साल स्टूडेंट की यही रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं भी अगर स्टूडेंट हूं तो मेरी भी रिक्वायरमेंट यही रहेगी। मेरी रिक्वायरमेंट या आपकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि कम फीस में मुझे कॉलेज मिल जाए, अच्छी ब्रांचेस मिल जाए, अपर क्लिनिकल मिल जाए, मेरे होम स्टेट में मिल जाए, या तो फिर नियर बाय स्टेट में मिल जाए, या तो फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कोई अच्छी टॉप टॉप की कॉलेज मिल जाए, या फिर सेफ जगह पे मेरे को मिले। यही रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट की, यही रिक्वायरमेंट मेरी भी होगी, तो यही रिक्वायरमेंट होगी, और ये हर साल स्टूडेंट की सेम रिक्वायरमेंट होती है। बट ये जो चेंजेस इस बार हुए हैं, और ये जो लेट हो रही है, डिले हो रही है काउंसलिंग, इस वजह से स्टूडेंट का इतना लॉस देखने को मिलेगा। इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, बट इस वजह से ये जो डिले हो रही है, इसका एक इतना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि जो डिजायरेबल कैंडिडेट थे सीट लेने के लिए, उनको नहीं मिलेगी। और फायदा किसको मिलेगा पता है? फायदा मिलेगा जो बैक रैंकर्स हैं, उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि फिर इन स्टेट्स में राउंड 2 राउंड 3 में आप एलिजिबल नहीं होगे। अब आप एलिजिबल नहीं होगे तो जिन्होंने राउंड 1 में अप्लाई किया सिर्फ वही एलिजिबल है, या फिर जो रिवाइज कट ऑफ के टाइम पे जब रिवाइज कट ऑफ वाले एलिजिबल होंगे। तो
तो इसका फायदा रिवाइज कट ऑफ वाले को मिलेगा, इसका फायदा जो है वो पॉजिटिव शिफ्ट जाने की वजह से बैक रैंकर्स जो है उनको मिलेगा। तो आपको आपका जो लॉस रहा, जो अभी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, उनका लॉस किस किस तरीके से हो सकता है, या तो ब्रांच का लॉस हो सकता है कि उनको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करे, या तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सिक्योरिटी फीस जो फॉरफिट होती है उसके टर्म्स में लॉस हो सकती है, या तो फिर आपका जो है वो ज्यादा जो जिस फीस में आपको मिलनी चाहिए थी डिजायरेबल ब्रांच, उससे ज्यादा फीस में आपको मिल रही है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख एक्स्ट्रा आपको लग रही है, तो वो भी एक फाइनेंशियल लॉस, फीस के टर्म्स में आपका लॉस हो सकता है। तो हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये कोई भी इंसान इस जो है वो इसी तरीके से सोचेगा, उनकी रिक्वायरमेंट यही रहेगी, बट ये जो चीजें हो रही है इसके वजह से ये लॉसेस जो है वो देखने को मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपनी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे जस्ट बिकॉज कि जो रूल्स वगैरह चेंज हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास बजट तो होगा, लेकिन वो दूसरे स्टेट में फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक उनको ये बात समझ में आएगी कि दूसरे स्टेट में हमको मिल सकती है, तो वो उस स्टेट की रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि सिक्योरिटी फीस लॉस करवा देंगे। तो ये चीज़ें इस बार की काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो यही मुझे आपसे शेयर करना था। अभी भी कुछ कुछ स्टेट की काउंसलिंग बची हुई है। अच्छा, हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, मैंने जो उसकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली इनके मन में एक क्वेरी है कि सभी स्टेट्स की चॉइस फिलिंग रुकी हुई है, फिर हरियाणा की चॉइस फिलिंग कैसे स्टार्ट हो गई। तो हरियाणा की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के पीछे का रीजन ये है कि हरियाणा में MD-MS में भी इन सर्विस कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दी जाती है, रिजर्व सीट्स दी जाती है। दैट मीन्स कि हमने आपको क्या बताया है कि जो काउंसलिंग रुकी हुई है वो इस वजह से रुकी हुई है कि जो NBE है वो मार्क्स रिलीज नहीं कर रहे हैं, और मार्क्स रिलीज नहीं करने की वजह से इन सर्विस कैंडिडेट्स को जो इंसेंटिव दी जाती है वो इंसेंटिव वो नहीं दे पा रहे हैं। राइट, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज के बेसिस में तो आप मार्क्स दे सकते हो, लेकिन फिर एक करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे अगर आप मार्क्स दोगे तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो हमको नॉर्मलाइज स्कोर चाहिए, स्टेट्स को नॉर्मलाइज स्कोर चाहिए जिसके ऊपर वो फिर 30% या 20% मार्क्स देंगे तो एक उनकी मेरिट बनेगी। तो बहुत सारे स्टेट में मार्क्स दी जाती है, और कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे वो मार्क्स नहीं देते, स्टेट्स वाले जो अथॉरिटी है वो मार्क्स नहीं देते, वो इन सर्विस वालों के लिए सीट रिजर्व कर देते हैं। तो हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जो इन सर्विस वालों को मार्क्स नहीं देती, सीट रिजर्व कर देती है MD-MS में। तो उनके लिए कोई ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अगर सीट रिजर्व कर दी तो उसमें इन सर्विस वाले ही फाइट करेंगे, उसमें नॉर्मल जनरल स्टूडेंट फाइट नहीं करेंगे। तो इस वजह से हरियाणा ने क्या किया, अपनी सीट जो है वो इन सर्विस वालों को जितनी सीट देनी थी रिजर्व करके दे दिया, और सीट मैट्रिक्स रिलीज करके वो चॉइस फिलिंग भी अपनी स्टार्ट कर दे रहे हैं। इस वजह से हरियाणा कर सकती है स्टार्ट, और उन्होंने कर भी दिया, लेकिन बाकी स्टेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सीट नहीं देते हैं, वो मार्क्स देते हैं। हाँ, इस बार अगर इसी तरीके से NBE और गवर्नमेंट एडमेंट रही कि हम मार्क्स रिलीज नहीं करेंगे, नॉर्मलाइज स्कोर रिलीज नहीं करेंगे, तो बाकी स्टेट्स को भी हरियाणा वाली ही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, उनको भी अपने स्टेट में फिर रिजर्व सीट्स इन सर्विस कैंडिडेट्स को देनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके रैंक पे आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से स्टेट में आपको अप्लाई करना चाहिए आगे चल के, और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकती है, और कंपैरिजन कट ऑफ वगैरह अगर आपको देखनी हो, या कोई भी डिटेल चाहिए, न्यू कॉलेजेस के बारे में डिटेल्स चाहिए, तो वो आप करियर मीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट करके देख सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।